जब हम मॉडर्न एस्ट्रोफिजिक्स की फंडामेंटल लॉज को स्टडी करते हैं तो हमें शुरुआत से ही सिखाया जाता है कि इस ब्रह्मांड में ब्लैक होल्स की ग्रोथ एक स्ट्रिक्ट मैथमेटिकल बाउंड्री होती है जिसे क्रॉस करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल माना जाता था। लेकिन आज हम सीधे एक ऐसी डार्क और टेरिफाइंग कॉस्मिक एंटिटी के बारे में बात करने वाले हैं जिसने इन सारी एस्टेब्लिश साइंटिफिक लिमिट्स को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। हमारी गैलेक्सी से अरबों लाइट ईयर्स दूर डीप स्पेस में एक ऐसा अल्ट्रा मैसिव जायंट मौजूद है जिसका कोलोसल आकार और मास इतना ज्यादा माइंड बेंडिंग है कि उसका वजूद ही हमारी रियलिटी और फिजिक्स की कॉन्सेप्ट को ओपन चैलेंज करता नजर आता है। आज हम उस कॉस्मिक मॉन्स्टर के सारी राज खोलेंगे जिसे साइंस की दुनिया फीनिक्स ए के नाम से जानती है। एक ऐसी एंटिटी जो थ्योरेटिकली इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए थी। द कॉस्मिक स्पीड लिमिट एंड द रेन ऑफ टर्न 618। फीनिक्स ए की सच्चाई और उसके अजीब नेचर को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाकर उन रूल्स को देखना पड़ेगा जो ब्लैक होल्स की जिंदगी और उनके आकार को डिक्टेट करते आए हैं। आमतौर पर जब एक बहुत मैसिव स्टार जो हमारे सन से लगभग 20 या 30 गुना बड़ा हो वो जब अपना न्यूक्लियर फ्यूल पूरी तरीके से एग्जॉस्ट कर देता है तो उसका इनर कोर अपने ही इमेंस ग्रेविटेशनल वेट के अंडर वायलेंटली कोलैप्स कर जाता है। इस एक्सट्रीम डिस्ट्रक्शन के बाद जो छोटा सा पर बेहद डेंस रेमिनेंट पीछे छूट जाता है वो एक स्टेलर मास ब्लैक होल का रूप धारण कर लेता है। शुरुआती दौर में ये ऑब्जेक्ट रिलेटिवली छोटे होते हैं पर इनके पास ग्रेविटी और वक्त का एक ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन होता है जो इन्हें धीरे धीरे कॉस्मिक हैवी वेट में तब्दील कर देता है। जैसे जैसे अरबों साल बीतते जाते हैं ये ब्लैक होल आसपास के गैस क्लाउड, कॉस्मिक डस्ट और फटकते हुए स्टार्स को अपनी तरफ खींचकर निकलना शुरू कर देते हैं। इस कंटिन्यूस फीडिंग प्रोसेस के दौरान इनके आसपास एक घूमती हुई एक्रीशन डिस्क बन जाती है जिसका एक्सट्रीम फ्रिक्शन और टेम्परेचर इमेंस एनर्जी रिलीज करता है। एस्ट्रोफिजिक्स में इस फीडिंग मैकेनिज्म को लिमिट करने वाला एक रूल है जिसे एडिंगटन लिमिट कहा जाता है। जब ब्लैक होल बहुत तेजी से मैटर कंज्यूम करने लगता है तो उसके चारों तरफ बनने वाली इंटेंसली हॉट डिस्क से इतनी स्ट्रॉन्ग रेडिएशन निकलने लगती है कि वो आउटवर्ड प्रेशर बनाकर आने वाले नए मटेरियल को बाहर धकेलने लगती है। एक स्पेसिफिक पॉइंट पर आकर ये प्रेशर ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल पुल को बैलेंस कर देता है जिसके नतीजे में ब्लैक होल की आगे की कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाती है। इस थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को ध्यान में रखते हुए साइंटिस्ट ने कैलकुलेशन की थी कि इस यूनिवर्स की टोटल एज के हिसाब से कोई भी ब्लैक होल अपनी पूरी लाइफ टाइम में ज्यादा से ज्यादा 50 से 60 बिलियन सोलर मासेस की लिमिट तक ही पहुंच सकता था। ये एक एब्सोल्यूट मैथमेटिकल बाउंड्री मानी जाती थी जिसे क्रॉस करने का कोई लॉजिक एग्जिस्ट नहीं करता था। इस लिमिट का सबसे बड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमने तब ऑब्जर्व किया जब एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे ने टर्न 618 नाम के क्वेसार को ढूंढ निकाला जिसका मैसिव सेंट्रल ब्लैक होल लगभग 66 बिलियन सन के बराबर वे करता था। जब टर्न 618 की डिस्कवरी हुई तो पूरी ग्लोबल साइंस कम्युनिटी को लगा कि उन्होंने ब्रह्मांड के सबसे एक्सट्रीम हैवीवेट चैंपियन को ढूंढ लिया है। पर तभी हमारे टेलीस्कोप ने डीप स्पेस के एक अनजान हिस्से में एक ऐसी एक्टिविटी रिकॉर्ड की जिसने इन सारे रिकॉर्ड्स को मिट्टी में मिला दिया। द एनॉमली ऑफ द फिनिक्स क्लस्टर। हमारी धरती से लगभग 8.5 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर अंतरिक्ष के अंधेरे हिस्से में एक बहुत ही मैसिव कॉस्मिक स्ट्रक्चर मौजूद है जिसे एस्ट्रोनॉमिकल कैटलॉग में फिनिक्स क्लस्टर का नाम दिया गया है। जब रिसर्चर ने मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट जैसे कि चंद्र एक्स-रे ऑब्जर्वेटरी और साउथ पोल टेलीस्कोप का यूज करके इस पर्टिकुलर डीप स्पेस रीजन को डीपली स्कैन किया तो वहाँ की एबनॉर्मल एक्टिविटी ने सबके होश उड़ा दिए। नॉर्मली गैलेक्सी क्लस्टर के एब्सोल्युटली सेंटर रीजन ठंडे और एक्सट्रीमली शांत माने जाते हैं जहां गैस के गर्म होने की वजह से नए स्टार का फॉर्मेशन लगभग ना के बराबर रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन इस क्लस्टर का सेंट्रल रीजन किसी एक्सट्रीम और आउट ऑफ कंट्रोल कॉस्मिक फैक्ट्री की तरह बिहेव कर रहा था जहां हर साल में लगभग 500 से ज्यादा नए तारे पैदा हो रहे थे। इस केओटिक और वायलेंट एनवायरनमेंट को देखकर सबसे बड़ा सवाल ये उठने लगा कि आखिर इतनी मैसिव एनर्जी और इतनी एग्रेसिव स्टार फॉर्मेशन को क्लस्टर के कोर में ड्राइव कौन कर रहा था। जब डीप मैथमेटिकल मॉडलिंग और एक्सट्रीम एक्सरे एमिशन को सुपर कंप्यूटर के थ्रू एनालाइज किया गया तो डाटा ने एक ऐसी शॉकिंग रियलिटी की तरफ इशारा किया जिसे एक्सेप्ट करना किसी भी साइंटिस्ट के लिए बिल्कुल आसान नहीं था। इस विशाल क्लस्टर के ठीक बीचों बीच एक ऐसी ओवरपावरिंग ग्रेविटेशनल एंटिटी मौजूद थी जो आसपास के पूरे कॉस्मिक एनवायरनमेंट को अपने इशारों पर नचा रही थी। ये कोई आम सुपरमैसिव ब्लैक होल नहीं था जिसका रेडिएशन सिर्फ आने वाले मैटर को पुश कर रहा हो, बल्कि इस कॉस्मिक बीच से निकलने वाले मैसिव प्लाज्मा जेट
क्लस्टर की कोल्ड गैस को और ज्यादा वॉलेंटली कंप्रेस करके इन नए बनने वाले स्टार को कंटिन्यूअस फ्यूल प्रोवाइड कर रहे थे। जब एस्ट्रोनॉमर ने उस डार्क एंटिटी के आकार और टोटल ग्रेविटेशनल मास को साइंटिफिकली कैलकुलेट करना शुरू किया, तो कंप्यूटर स्क्रीन्स पर उभरने वाले फिगर ने मॉडर्न फिजिक्स की किताबों पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया। उन्होंने टर्न 618 के उस मैसिव और अनबीटेबल रिकॉर्ड को कुछ ऐसे तोड़ दिया जैसे पहले वाले लिमिट का कोई मैथमेटिकल वजूद ही ना हो। ये अनइमेजिनेबल एंटिटी और कोई नहीं बल्कि फिनिक्स से थी। कॉम्प्रिहेंडिंग द अनफैथोमेबल स्केल। अगर हम फिनिक्स के स्केल और साइज को अपने ह्यूमन ब्रेन में कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करें, तो हमें अपनी इमेजिनेशन और फिजिकल रियलिटी की सारी एक्सट्रीम लिमिट को क्रॉस करना पड़ेगा। जैसे कि हमने पहले बात की थी, टर्न 618 का मास 66 बिलियन सोलर मासेस था, जिसे इमेजिन करना ही इम्पॉसिबल लगता है। लेकिन फिनिक्स का रफली एस्टिमेटेड मास लगभग 100 बिलियन सोलर मासेस के बराबर है। इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि अगर आप 100 अरब सूरज को एक जगह इकट्ठा करके उन्हें एक सिंगल माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ डार्क मैटर में कॉम्प्रेस कर दें, तब जाके आप इस कॉस्मिक लेविएथन के इमेंस वेट को मैच कर पाएंगे। ये अकेले ही हमारी पूरी मिल्की वे गैलेक्सी के टोटल स्टेलर मास का लगभग 10% होल्ड करके बैठा है। सिर्फ वेट और मास ही नहीं, अगर हम इस एंटिटी के फिजिकल वॉल्यूम यानी इसके इवेंट होराइजन को प्रॉपरली विजुलाइज करें, तो ये एक और भी ज्यादा टेरिफाइंग और ठंडी तस्वीर पेश करता है। फिनिक्स से ब्लैक होल की बाउंड्री का डायमीटर लगभग 590 बिलियन किलोमीटर है। चलिए इस इंसेन एस्ट्रोनॉमिकल नंबर को अपने डेली पर्सपेक्टिव में रखकर समझते हैं। हमारी छोटी सी धरती से सूरज का फासला लगभग 150 मिलियन किलोमीटर का है, जिसे लाइट सिर्फ 8 मिनट में आसानी से ट्रेवल कर लेती है। हमारे अपने सोलर सिस्टम का आखिरी प्लेनेट नेपच्यून सूरज से लगभग 4.5 बिलियन किलोमीटर की दूरी पर ऑर्बिट करता है। अगर किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए हम फिनिक्स को उठाकर हमारे सोलर सिस्टम के बिल्कुल सेंटर में प्लेस कर दें, तो उसका इवेंट होराइजन हमारे प्लेनेट को ही स्वेलो नहीं करेगा, बल्कि ये हमारे सोलर सिस्टम के सबसे एक्सट्रीम और फ्रोजन एजेस तक फैल जाएगा। इस पूरे स्ट्रक्चर की विशालता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर लाइट की एक सिंगल बीम जो ब्रह्मांड में सबसे तेज ट्रेवल करती है, इस ब्लैक होल के एक सिरे से एंटर करके दूसरे सिरे तक जाने की कोशिश करे, तो पूरे 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की एक्सट्रीम स्पीड से भागने के बावजूद उस फोटोन को इस होराइजन को क्रॉस करने में पूरे 71 दिन लग जाएंगे। इसे कॉन्ट्रास्ट करने के लिए हमेशा याद रखिए कि वही लाइट हमारे सूरज की आखिरी बाउंड्री को सिर्फ 4.6 सेकंड में आराम से पार कर लेती है। इन स्केल्स पर स्पेस, ज्योमेट्री और टाइम अपने नॉर्मल अर्थली सेंसेस में एक्सिस्ट करना ही बंद कर देता है। द ओरिजिन पैराडॉक्स, अ ग्लिच इन टाइम। इन सब हैरान करने वाले फैक्ट्स के आगे एक सबसे बड़ा और डिस्टर्ब करने वाला मैथमेटिकल पैराडॉक्स अभी हमारे सामने खड़ा था। जैसे कि हमने एडिंगटन लिमिट के बारे में समझाया था, ब्लैक होल्स के प्योरली मास कंज्यूम करके ग्रो करने की एक यूनिवर्सल लिमिट तय है। अगर एक आम सुपरमैसिव ब्लैक होल कंप्लीटली अपनी मैक्सिमम फिजिकल कैपेसिटी पर मैटर निगलता रहे, जो कि रियलिटी में लगातार पॉसिबल नहीं होता, तब भी उसको इस 100 बिलियन सोलर मास के जायगेंटिक एस्ट्रोनॉमिकल बेंचमार्क तक पहुंचने के लिए पूरे यूनिवर्स की करंट एज से कहीं ज्यादा का वक्त चाहिए था। हमारा ब्रह्मांड लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स पुराना है, और जिस दूरी पर हमने अपने टेलीस्कोप से फिनिक्स को ऑब्जर्व किया, वहां से लाइट हम तक लगभग 8.5 बिलियन ईयर्स लंबी जर्नी तय करके आई है। इसका सीधा सा कैलकुलेशन ये बताता है कि हम इस ब्लैक होल को एक्चुअली उस हालत में देख रहे हैं जब हमारा टोटल यूनिवर्स अपनी आधी उम्र तक भी नहीं पहुंचा था। तो सबसे एक्सट्रीम सवाल ही उठता है कि इस यूनिवर्स की शुरुआती और अर्ली स्टेज में, जब गैलेक्सी ठीक से बनी भी नहीं थी, इतने कम वक्त में एक सिंगल सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट इतना विशाल आकार कैसे ले सकता है। अगर हमारी कन्वेंशनल फिजिक्स और मैथमेटिक्स टोटली सही हैं, तो फिनिक्स का एग्जिस्टेंस एक पूरी तरह से इम्पॉसिबल इवेंट होना चाहिए। इस मैसिव कॉस्मिक डिस्क्रिपेंसी को ठीक से एक्सप्लेन करने के लिए थियोरेटिकल साइंटिस्ट ने कुछ बहुत ही रेडिकल और दिमाग को हिला देने वाली थ्योरी प्रपोज की। सबसे पहली थ्योरी, जिसे साइंटिफिक सर्कल में डायरेक्ट कोलैप्स मॉडल कहा जाता है, ये प्रोमिनेंटली सजेस्ट करती है कि अर्ली यूनिवर्स के दौरान गैस क्लाउड्स और इनविजिबल डार्क मैटर हेलोज इतने गर्म और मैसिव थे कि उन्हें पहले स्टार बनने और फिर मरने के नॉर्मल प्रोसेस से गुजरने की जरूरत ही नहीं थी। उस अर्ली कियोटिक फेज में एक पूरे का पूरा मैसिव और डेंस डार्क मैटर रीजन सीधे अपनी ही एक्सट्रीम ग्रेविटी के अंडर इंस्टेंटली कोलैप्स हो गया। इस मैकेनिज्म की वजह से शुरुआत में ही
एक बेहद बड़ा सीड ब्लैक होल पैदा हुआ, जिसे बड़ा होने के लिए किसी छोटे स्टार की डेथ का इंतजार नहीं करना पड़ा। दूसरी पॉसिबिलिटी हमें हायरार्किकल मर्जिंग की तरफ ले जाती है। ये पॉइंट आउट करती है कि शायद फीनिक्स से किसी एक सिंगल इनिशियल ऑब्जेक्ट की स्लो और स्टडी एक्रीशन ग्रोथ का नतीजा बिल्कुल नहीं है, बल्कि अर्ली यूनिवर्स में लगातार होने वाले मैसिव गैलेक्टिक मर्जर का फाइनल रिजल्ट बनकर उभरा था। जब अर्ली यूनिवर्स में बड़ी और गैस रिच गैलेक्सी आपस में टकराती थी, तो उनके मैसिव सेंट्रल ब्लैक होल भी आपस में वायलेंटली स्पाइरल करके मर्ज होते चले गए, जिससे अंत में एक सिंगल अल्ट्रा मैसिव जायंट का निर्माण हुआ। लेकिन एक तीसरी और इस लिस्ट की सबसे एक्सोटिक थ्योरी प्राइमोर्डियल ब्लैक होल के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। कुछ साइंटिस्ट का मानना था कि बिग बैंग के कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के बाद जब पूरे यूनिवर्स का रैपिड एक्सपेंशन शुरू हुआ, तब मैटर की पूरे स्पेस में डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एकदम परफेक्टली या इवन फ्लैट नहीं थी। कुछ माइक्रोस्कोपिक हिस्सों में मैटर का एक्यूमुलेशन इतना ज्यादा डेंस और कॉम्पैक्ट था कि इस यूनिवर्स के फैलने के तुरंत बावजूद वो हिस्से डायरेक्टली स्पेस टाइम में गड्ढे बनाकर प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स में तब्दील हो गए थे। इन एंशिएंट ब्लैक होल के ऊपर एडिंगटन लिमिट या किसी स्टार की डेथ के नॉर्मल कॉस्मोलॉजिकल रूल्स अप्लाई नहीं होते, जिसका प्रैक्टिकली मतलब ये था कि फीनिक्स जैसा हॉरिफाइंग मॉन्स्टर शुरुआत से ही इस यूनिवर्स के फैब्रिक में डीपली एम्बेडेड हो चुका था। चलिए इन कॉम्प्लिकेटेड और मैथ हैवी थ्योरीज को थोड़ी देर के लिए एक तरफ रखते हैं और इस मिस्टीरियस एंटिटी की टेरिफाइंग फिजिकल रियलिटी को एक इंटरेस्टिंग थॉट एक्सपेरिमेंट के जरिए डीपली विजुलाइज करते हैं। क्या रिजल्ट निकल कर आएगा अगर हम एक अनब्रेकेबल शिप में बैठकर सीधे इस अल्टीमेट ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के करीब चले जाएं? आमतौर पर जब हम किसी स्टैंडर्ड रिलेटिवली छोटे स्टेलर ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के करीब अप्रोच करने की बात सोचते हैं, तो स्पेगेटिफिकेशन नाम का एक बेहद टेरिफाइंग और वायलेंट कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में आता है। छोटे या मीडियम साइज की ब्लैक होल के बिल्कुल करीब उनकी ग्रेविटी की डेंसिटी इतनी शार्पली और वायलेंटली इंक्रीज होती है, अगर आप अपने पैरों के बल उस डार्क पिट की तरफ गिर रहे हैं, तो आपके पैरों पर डायरेक्टली लगने वाला ग्रेविटेशनल पुल आपके सर पर लगने वाले आउटवर्ड पुल से हजारों गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इस एक्सट्रीम टाइडल फोर्स के नतीजे में आपका पूरा शरीर एक स्पगेटी की तरह लंबा खिंचकर टुकड़ों में बढ़ जाएगा और ये सब इवेंट होराइजन की बाउंड्री को कंप्लीटली क्रॉस करने से बहुत पहले ही खत्म हो चुका होगा। लेकिन फीनिक्स जैसे एक ट्रूली अल्ट्रा मैसिव और कोलोसल ब्लैक होल के स्पेशल केस में जियोमेट्री और स्पेस की फिजिक्स एक बहुत ही अजीब ट्विस्ट ले लेती है, क्योंकि इस ब्लैक बीस्ट का इवेंट होराइजन इतना ज्यादा फैला हुआ है, इसकी एक्सट्रीम आउटर बाउंड्री पर स्पेस की बेंडिंग और कर्वेचर एक्चुअली बहुत जेंटल, स्मूथ और लगभग फ्लैट महसूस होती है। इसका साइंटिफिक मतलब ये निकलता है कि आप प्रैक्टिकली और बिना किसी दर्द के डार्क इवेंट होराइजन को स्मूथली क्रॉस करके सीधे अंदर एंटर कर जाएंगे, और इस प्रोसेस में आपकी बॉडी को किसी भी तरह की एक्सट्रीम और डिस्ट्रक्टिव टाइडल फोर्स का बिल्कुल एहसास तक नहीं होगा। एक प्रैक्टिकल एब्सोल्यूट पॉइंट के बाद आप डेफिनेटली पॉइंट ऑफ नो रिटर्न को हमेशा के लिए क्रॉस कर चुके होंगे, और सरप्राइजिंगली आपको इस हॉरिफाइंग फैक्ट का पता तब तक नहीं चलेगा जब तक आप फाइनली पीछे मुड़कर अपने यूनिवर्स को आखिरी बार नहीं देखते, जो अब एक्सट्रीम ग्रेविटी और लाइट बेंडिंग की वजह से बस एक टाइनी इंटेंसली ब्राइट डॉट में श्रिंक हो चुका होगा। एक बार इस डार्क रियलिटी के अंदर सक्सेसफुल एंट्री लेने के बाद आप स्ट्रिक्टली स्पेस और टाइम के उस आइसोलेटेड रीजन में कैद हो जाएंगे, जहां आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी के आम और फैमिलियर नियम पूरी तरह से फेल होकर टूट जाते हैं। बाहर के बचे हुए यूनिवर्स के लिए स्पेस टाइम डायलेशन की वजह से आपका अस्तित्व लगभग ठहर चुका होगा, और वहीं दूसरी तरफ आपके रेफरेंस फ्रेम के लिए बाहर का यूनिवर्स इंसेनली रैपिड स्पीड से एज करके मौत की तरफ बढ़ रहा होगा। आप पूरे अंधेरे में सिंगुलर एब्सोल्यूट सेंटर, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं, उसकी तरफ एक ऐसी डार्क जर्नी पर निकल चुके होंगे जिसे इस पूरे यूनिवर्स की कोई भी एडवांस पावर रिवर्स नहीं कर सकती, क्योंकि ये अंदर की आइसोलेशन का डिस्टेंस भी अरबों खरबों किलोमीटर लंबा फैला हुआ है। आप सिंगुलैरिटी की फाइनल डिस्ट्रक्शन में काफी समय व्यतीत करेंगे, हालांकि उस कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड डीप इंटीरियर डार्क जोन में समय या टाइम का आखिर क्या एब्सोल्यूट मतलब निकलता है, ये हमारे करंट क्वांटम साइंस के दायरे से पूरी तरह बाहर की बात थी। द कॉस्मिक एंड द हॉकिंग रेडिएशन। तो इतना सब जानने के बाद एक बेहद प्रोफाउंड सवाल उठता है कि क्या फीनिक्स और उसके जैसे दूसरे अल्ट्रा मैसिव जाइंट सच में हमेशा के लिए साइलेंट यूनिवर्स में इटर्नल एग्जिस्टेंस मेंटेन करते रहेंगे? हॉकिंग रेडिएशन के मुताबिक यूनिवर्स में फंडामेंटली कुछ भी कंप्लीटली इमॉर्टल या इटर्नल नहीं माना जा सकता, यहाँ तक कि सबको निगल जाने वाले डरावने ब्लैक होल भी नहीं।
क्वांटम मैकेनिक्स और पार्टिकल फिजिक्स के कॉम्प्लेक्स लॉज ये डिक्टेट करते हैं कि इवेंट होराइजन की ठीक बाउंड्री और एजेस पर वैक्यूम में ऐसी माइक्रोस्कोपिक और सब एटॉमिक एक्टिविटी लगातार होती रहती है, जिसके कारण यह आकर्षक ब्लैक होल बहुत ही स्लो और माइक्रोस्कोपिक रेट पर अपनी इंटरनल एनर्जी और जमा किए गए मास को बाहर एम्प्टी स्पेस में रेडिएट करते रहते हैं। लेकिन फीनिक्स ए के मैसिव स्केल को अगर ध्यान में रखें, जिसके कोर में अरबों सूरज का मास स्ट्रांगली जमा हो चुका था, तो नेचुरली उसे इस क्वांटम प्रोसेस के थ्रू पूरी तरह से इवेपोरेट होने में जो लंबा वक्त लगेगा, वो एक्चुअली इतना ज्यादा माइंड नमिंग है कि एक एडवांस इंसानी दिमाग के लिए उस सिंगल मैथमेटिकल नंबर को प्रोसेस करना तक असंभव माना जाता है। साइंटिस्ट कंसिस्टेंटली कैलकुलेट करते हैं कि एक आम स्टैंडर्ड सुपर मैसिव ब्लैक होल को पूरी तरह से एम्प्टी स्पेस में इवेपोरेट होने में लगभग 10 टू द पावर ऑफ 100 ईयर्स लग सकते हैं। फीनिक्स से जैसे कंप्लीटली अल्ट्रा मैसिव स्ट्रक्चर के कंप्लीट इवेपोरेशन का प्रोजेक्टेड टाइमलाइन इससे भी कई गुना ज्यादा लंबा और थका देने वाला होगा। तो दोस्तों, हमारा सफर यहीं पर खत्म होता है। हम आज मिले यूनिवर्स की सबसे बड़ी जायंट से, यानी फीनिक्स से, जिसके अल्ट्रा मैसिव साइज ने साइंटिस्ट की सारी कैलकुलेशन को धरा का धरा रख दिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपसे मिलूंगा ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आसमान में देखते रहिए और सोचते रहिए। I'll see you in the next one.